सुनो जी, मेरे बड़ा ही सर दर्द हो रहा है। बड़ी ही बेचैनी सी हो रही है। दवा देंगे या थोड़ा बाम लगा दीजिए। सुनीता जी ने कहा। पर पास में सो रहे उनके पति महेश जी की नींद नहीं खुली। वो खुद उठी और बाम तलाशने लगी। अलमारी में ढूंढने पर उन्हें बाम नहीं मिली। फिर वो ड्राइंग रूम में गईं, तो वहां पर ड्रा खोलते वक्त उनके हाथ में आकर गिर गई और उसकी आवाज से उनकी बहू नंदिनी दौड़कर आ गई। क्या हुआ मम्मी जी, आप इतनी रात को यहाँ क्या ढूंढ रही हैं? फिर नीचे गिरी ड्रा को देखते हुए बोली, आपको कहीं चोट तो नहीं लग गई? नहीं, मुझे चोट नहीं लगी है, पर सिर दर्द से फटा जा रहा है। नींद ही नहीं आ रही है। बाम ढूंढ रही थी तो ड्रा ही बाहर निकल आ गई। नंदिनी ने ड्रा को उठाकर रखी। उसने बाम ढूंढ ली। उसने सुनीता जी का हाथ पकड़ा और उन्हें बिस्तर पर बैठाया। पहले एक गिलास पानी पिलाया, फिर लिटाकर उनके सर पर बाम लगाने लगी और बदन दबाने लगी। बहू, तू जाकर सो जा, तेरी नींद खराब होगी। वैसे भी तुम्हें जल्दी उठना है, क्योंकि बच्चों का भी स्कूल है। मम्मी जी, मैं तो सो जाऊंगी, पर सच बताओ, क्या आपका मन नहीं हो रहा है कि कोई आपका सिर दबा दे? आपने पापा जी को तो जरूर ही कहा होगा, पर उन्होंने सुना नहीं होगा। वो भी तो नींद की दवा लेकर सो रहे हैं। नंदिनी के हाथों के स्पर्श से सुनीता जी को राहत मिली और वो नींद की आगोश में चली गईं। नंदिनी कमरे की लाइट बंद करके अपने कमरे में आ गई और दरवाजा बंद कर लिया। कहाँ चली गई थी नंदिनी के पति? मनोज ने आधी नींद में सवाल किया। कहीं नहीं, मम्मी जी के सिर में दर्द हो रहा था तो वो सो नहीं पा रही थीं, पर अब सो गई हैं। तुम मेरे मम्मी पापा का इतना ख्याल रखती हो, मनोज ने खुश होकर कहा। वो सिर्फ आपके ही नहीं, मेरे भी मम्मी पापा हैं। ये कहकर नंदिनी सोने लगी। सुबह के अलार्म से नींद खुली। फटाफट बच्चों का लंच बॉक्स तैयार किए और नंदिनी ने चाय चढ़ा दी। तब तक सुनीता जी बाहर आ गईं। अब वो सोच रही थी कि जब उनके बेटे की शादी होने वाली थी, वो बहुत उत्साहित थी, पर साथ में अपने बेटे को बांटने का भी बहुत दुख था। आजकल बहू बेटे के किस्से पड़ोसी से सुनकर उनका मन बैठा जा रहा था। पता नहीं बहू कैसी निकलेगी, हमारा सम्मान करेगी या नहीं, हमसे बात भी करेगी या नहीं, ऊपर से पढ़ी लिखी भी है। जब नंदिनी ने पहली बार ससुराल में कदम रखा तो सुनीता जी को महसूस हुआ कि बहू नहीं, बेटी आई है। नंदिनी के मासूम चेहरे ने उनका मन मोह लिया। उसने सारी रस्में अच्छे से की और सभी रिश्तेदारों के साथ अच्छे से व्यवहार किया। सुनीता जी के 2 बच्चे थे। बड़ी बेटी रागनी की शादी हो चुकी थी और अब छोटे बेटे मनोज की शादी थी। रागनी अपने पति के साथ विदेश में रहती थी, तो उनका कम आना जाना होता था और इसी वजह से वो काफ़ी अकेलापन महसूस करती थी। उन्होंने पहले ही सोच रखा था कि बहू को बेटी की तरह रखूंगी, पर बहू मुझे माँ मानेगी या नहीं, इसका उन्हें बड़ा डर था। धीरे धीरे समय गुजरा। नंदिनी अपने आप ही घर की बेटी बन गई। सुनीता जी ने भी उसे ज्यादा नियम और कायदे में बांधकर नहीं रखा, तो उसने भी अपने सास ससुर को बहुत ज्यादा इज्जत दी और सम्मान दिया। मम्मी जी, ये गहनों का डिब्बा आप अपने पास रख लीजिए, मुझसे नहीं संभलेगा। जब नंदिनी ने कहा तो उन्हें आश्चर्य हुआ, क्योंकि आजकल की बहुएं तो मांगो तो भी अपने गहने नहीं देती, पर नंदिनी ने बिना मांगे ही अपने गहनों का डिब्बा दे दिया। सुनीता जी ने भी उसकी बात का मान रखा और उसका डिब्बा अपनी अलमारी में रख दिया, और जब भी नंदिनी को जरूरत होती तो वो उसे अपनी अलमारी की चाबियां दे देती और खुद उसे लेने को कहती। दोनों ओर से प्यार और विश्वास पनप रहा था। मनोज भी अपनी मम्मी पापा की सेवा में लगा रहा, उनकी हर इच्छा को पूरा करता था। मनोज आज भी अपनी सैलरी अपने पापा के अकाउंट में भेज देता था और जब जरूरत होती तो उनसे मांग लेता था। तुम्हें लगता होगा कि कैसा पति मिला है जो अपनी सैलरी अपनी पत्नी के हाथ में नहीं देता। एक दिन मनोज ने खुद ही नंदिनी से सवाल किया। नहीं, मुझे ऐसा बिल्कुल नहीं लगता, और अगर लगता तो मैं आपसे ये सवाल जरूर करती। अपने ही घर में मम्मी पापा से पैसे मांगने में मुझे शर्म नहीं आती। पता है, पैसे बुजुर्गों के पास ही रखने चाहिए, उन्हें अनुभव है कि वो पैसा कहीं भी बर्बाद नहीं करेंगे।
बुजुर्गों के हाथ में तो बरकत होती है, उन्हें पैसों का सही इस्तेमाल करना आता है। मम्मी जी पापा जी हमारे ही तो हैं। मुझे तो अच्छा लगता है कि मुझे इतनी बड़ी जिम्मेदारी से मुक्ति मिली है। और ये कहकर नंदिनी हंसने लगी। मनोज के चेहरे पर भी मुस्कान आ जाती। नंदिनी के दोनों बच्चे भी दिन भर दादा दादी के साथ खेलते थे, उनसे कहानियां भी सुनते थे। पर कुछ दिनों से ससुर जी की तबीयत ठीक नहीं रहती थी। डॉक्टर को दिखाया तो पता चला ससुर जी को कैंसर हो गया है और अंतिम चरण में है। वो कुछ ही महीनों के मेहमान है। ये सुनकर नंदिनी को झटका सा लगता है, क्योंकि उसके ससुर ने एक पिता की तरह प्यार दिया था, सदैव उसकी तारीफ की थी। मनोज, क्या हम किसी भी तरह पापा जी को बचा नहीं सकते हैं? मम्मी जी कैसे रहेंगी? दोनों के बीच कितना प्यार और आपसी समझदारी है। नंदिनी, मैं सभी डॉक्टरों से सलाह मशवरा कर चुका हूँ, अब कुछ नहीं हो सकता। हम कोशिश करना नहीं छोड़ेंगे। नंदिनी के शब्दों ने जादू सा कर दिया। मनोज ने विदेश के एक डॉक्टर से बात की, पापा जी को वहां दिखा कर लाए। रिश्तेदारों ने बातें भी बनाई कि जब महेश जी नहीं बचेंगे तो फालतू का खर्च क्यों करना। मनोज ने कहा, मैं अपने पापा को बचाने की आखिरी दम तक प्रयास करता रहूंगा। मैं कोशिश करना नहीं छोड़ूंगा। आज अगर मेरे बच्चों को कुछ हो जाता तो क्या मैं उन्हें ऐसे ही छोड़ देता? फिर पापा को कैसे छोड़ दूं? कैसे उनका इलाज नहीं कराऊं? नंदिनी भी अपने पति का पूरा साथ देती थी। मनोज ने जगह जगह दिखाया और ससुर जी के इलाज में लाखों रुपये खर्च कर दिए। घर और गहने भी गिरवी रखने पड़े, पर बेटे बहू ने हार नहीं मानी। पर महेश जी अपनी जिंदगी से हार गए। सुनीता जी एकदम से टूट सी गईं। अपने पति की मृत्यु का सदमा उनसे बर्दाश्त नहीं हो रहा था। 40 सालों का साथ एकदम छूट सा गया था। वो बिखर गई थीं। नंदिनी ने उन्हें संभाला। अपने पापा की मृत्यु की खबर सुनकर रागनी भी विदेश से आ गई थी। वो कुछ दिन रही तो उसे महसूस हुआ कि नंदिनी घर की बहू नहीं, बेटी बन चुकी है। उसे ऐसा लगा कि इस घर को अब उसकी जरूरत ही नहीं। मनोज और सुनीता जी के मुंह से एक ही शब्द निकलता था और वो था नंदिनी। जो भी काम करेगी बस नंदिनी ही करेगी। नंदिनी ही घर की कार्यकर्ता बन चुकी थी। एक दिन रागनी अपनी मम्मी से बोली, मम्मी, अच्छा है भाभी ने घर को अच्छे से संभाल लिया है, पर उन पर इतना भरोसा करना ठीक नहीं। फिर भाभी तो पराया खून है, उन्हें पूरा घर सौंप देना ठीक नहीं। और अब तो पापा भी नहीं रहे, अब तो भाभी आपको पैरों के नीचे ही रखेंगी। ये सुनते ही सुनीता जी सकते में आ गईं। अपनी बेटी की इतनी छोटी सोच पर उन्हें विश्वास नहीं हो रहा था। उन्होंने तुरंत पलट कर जवाब दिया, रागनी, नंदिनी इस घर की बहू नहीं, बेटी है। तू तो शादी करके बाहर चली गई। यहाँ तो तेरे भाई और भाभी ही हमें संभालती हैं। जब तुम्हें पता चला तेरे पापा को कैंसर है तो तू उनसे मिलने या साथ रहने भी नहीं आई। उनके जाने के बाद आने का क्या फायदा? तेरे पापा तुझसे मिल नहीं पाए। नंदिनी अपने मायके शादी में गई हुई थी। जैसे ही उसको बीमारी के बारे में पता चला वो तुरंत शादी छोड़कर आ गई। मुझे नंदिनी ने एक माँ बनकर संभाला है। मैं कितनी रात नंदिनी की गोद में सर रखकर रोई हूँ। कैंसर की बीमारी का इलाज कितना महंगा होता है, उस पर मानसिक तनाव भी रहता था। तुम्हें पता भी है हम लाखों रुपये लगा चुके हैं। नंदिनी ने अपने गहने भी गिरवी रखवा दिए। तूने तो एक बार भी नहीं पूछा। मनोज बाहर की भागदौड़ करता था, मैं अस्पताल में तेरे पापा के पास रहती थी। नंदिनी अकेले ही घर संभालती, बच्चों का होमवर्क, स्कूल भी देखती और अस्पताल में खाना भी भेजती। तू शायद इतनी सेवा नहीं कर पाती जितनी सेवा मेरे बेटे और बहू ने की है। मेरे बेटे बहू ने हम दोनों पति पत्नी का सदैव सम्मान किया है और भगवान की तरह पूजा है। जिस तरह भगवान को भोग लगाए बिना कुछ नहीं खाते, उसी प्रकार तेरे पापा और मुझे खिलाए बिना दोनों ने कोई चीज़ नहीं खाई। घर में कुछ भी बनता था तो पहले हमारी पसंद पूछी जाती। हमें कभी अकेला नहीं छोड़ा। तेरे पापा के अंतिम समय में चिड़चिड़े हो गए थे, दवाई नहीं खाते थे। नंदिनी उन्हें बहलाती, पुराने किस्से सुनाती थी। तेरी भाभी ने इस घर के लिए हमारे लिए बहुत कुछ किया है। अच्छा है वो इस घर की बेटी नहीं, बहू है।
जो सदैव हमारे साथ रहेगी। मैं तेरी भाभी के खिलाफ एक शब्द नहीं सुन सकती हूँ। तुम्हें पता है, मनोज ने घर गिरवी रख दिया, अपनी पसंदीदा कार बेच दी। उसने हार नहीं मानी, अंतिम समय तक कोशिश करता रहा कि किसी तरह अपने पापा को बचा ले। मैं कुछ कहती तो यही कहता कि पैसे तो फिर कमा लूँगा, पापा को फिर से कहाँ से लाऊंगा, और मेरी गोद में सिर रखकर रोने लगता। रागनी, सब बेटे बहू बुरे नहीं होते, कुछ उन्हें समझना होता है और कुछ हमको। मैंने किसी जन्म बहुत अच्छे कर्म किए होंगे, तभी मुझे मनोज जैसा बेटा और नंदिनी जैसी बहू मिली। इंसान हर जन्म में अपने कर्मों का फल भोगता है। उसके संतान उसे सुख या दुख नहीं देते हैं, उसके कर्म सुख दुख का कारण बनते हैं। रागनी सुनीता जी से कहती है, मम्मी मुझे माफ़ कर दो, मैंने इतने अच्छे भाई भाभी पर शक किया, उनके खिलाफ गलत बोला। मैं भाई और भाभी से भी माफ़ी मांग लूँगी। दरवाजे पर खड़ी नंदिनी मुस्कुराती है और चाय लेकर अंदर आ जाती है। पैकेट से दवा निकालती और अपनी सास को खिलाती है। मम्मी जी, आप समय पर दवा लेकर स्वस्थ रहिए। मैंने पापा जी को खो दिया है और मैं आपको खोना नहीं चाहती हूँ। अपनी भाभी का इतना प्यार भरा रूप देखकर रागनी ने नंदिनी से माफ़ी मांगी और उसे गले से लगा लिया। दोस्तों, आज की ये पारिवारिक कहानी आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं। कहानी पसंद आई हो तो एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं ऐसी किसी कहानी में, तब तक के लिए नमस्कार।